किसी को शोल्डर पेन है, बैक पेन है, नेक पेन है, और अगर थोड़ा ओल्डर एज वालों से हम मिले तो उनको यूजुअली नी पेन रहता है। तो वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में अपने आप बढ़ता है क्योंकि इस ऋतु में पर्टिकुलरली वायु का प्रकोप होता है। आजकल की जो जनरेशन है ज़्यादातर उनके काम मैट्रेसेस पे और चेयर्स पे हो चुके हैं। आपके दोनों जो एल्बो है इट शुड बी नियर टू योर बॉडी। नी को बैंड करके आप वजन उठाओगे तो आपको इस पे स्ट्रेस नहीं आएगा। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्ट न्यूट्रिशन डिलीवरी है वो मसाज है। आयुर्वेद में व्यायाम की जो डेफिनेशन ये है कि स्थिरत्व जो देता है वही व्यायाम कि भाई मेरी जो प्रकृति है वो क्या जिम की एक्सरसाइज के लिए फिट बैठती नहीं, या तो फिर अगर फिट नहीं बैठती तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है। तो पहला तो ये कि हर बंदा सिक्स पैक नहीं बना सकता। सबको रिलेटिवली नी का इशू डेवलप होता ही है। और आजकल अभी हम कुछ रिपोर्ट देख रहे थे, इंडिया में लास्ट 4 से 5 साल में ये सर्जरी 2.5 टाइम्स बढ़ चुकी है। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। 10,000 स्टेप्स जो आजकल लोग कहते हैं, और सबके पास वो स्मार्ट घड़ियाँ आ गई है। आयुर्वेद ने कहा कि जब भी आपको चलना है आपकी नज़र 10 फीट आगे होनी चाहिए। लोग ऐसे भी खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए करा, वो बिल्कुल गलत है। लोग उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। तो वो नॉर्मल नी पेन से क्या अलग है? आपके जो बोन है वो फ्रेजाइल हो जाता है। जरूरी नहीं कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले को नी पेन होना ही होना है। आप मेल में देखोगे ना तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम आएगा, फीमेल में शायद ज़्यादा है। तो जितने भी ऑस्टियोपोरोसिस वाले हैं उनको टिकटक शीरबस्ती कंपल्सरी लेनी चाहिए। श्रृंखला धृत जो आपकी कंपनी बनाती है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, क्योंकि घी के मामले में मैं आपको बता दूँ देयर आर फ्यू कंपनी, ऐसा मेरे को ट्रस्ट ही नहीं कि जो अच्छे घी निर्माण करती है। वही अगर आपका प्योर नहीं है तो क्या करो? नहीं दो। आप बोलेंगे भी घी से कोलेस्ट्रॉल होता है, तेल से, और शुद्ध तेल और घी से होता है, शुद्ध से नहीं। क्या मेरा मैट्रेस सिलेक्शन जो गद्दे हम लोग लेते हैं विल दैट अफेक्ट माई बैक पेन? मिनिमम 42 डेंसिटी वाला आपका होना चाहिए, 42 43। तो हाउ टू टेक अ कॉल कि आइस पैक यूज़ करना है या हॉट वाटर बैग यूज़ करना है? कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम हमारी लाइफ में काफ़ी इग्नोर करते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को हमने इस पॉडकास्ट में लिया है और डिस्कस भी किया है। जैसे कि हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा खाना पीना, क्योंकि हमारा पूरा जीवन आजकल चेयर्स पे और मैट्रेसेस पे ज़्यादा बिक रहा है। नी पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, बच्चों में, बूढ़ों में नी सर्जरीज, फीमेल्स को ओस्टियोपोरोसिस, उन्हें हम कैसे क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और उन सर्जरी से हम भाग सकते हैं कैसे? पंचकर्म से, हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस से, डाइटरी चेंजेस से, इन सब से। तो इस पॉडकास्ट को अपने उस फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए जो इससे रिलेट कर पाए, अपना पेन कम कर पाए, और डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से उनको कुछ रिजल्ट मिल पाए। वेलकम डॉक्टर अमित सर टू द आयुर्वेदिक पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी रिलेटेबल है हम सबके लिए, क्योंकि हम फिट है अनफिट है, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, जिम जाते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन सबको एक कॉमन चीज़ है जो परेशान करती है। किसी को शोल्डर पेन है, बैक पेन है, नेक पेन है, और अगर थोड़ा ओल्डर एज वालों से हम मिले तो उनको यूजुअली नी पेन रहता है। तो आपके हिसाब से क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कि जिसकी वजह से ये लोगों को काफ़ी, आजकल की जनरेशन को, ओल्ड एज भी ले लो या यंग एज, ये हमको महसूस होता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो क्वेश्चंस में जो बीमारी और जो सिम्टम्स और जो डिजीज कवर करने के लिए कहा है उसको मॉडर्न के हिसाब से मस्कुलोस्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम उस कैटेगरी में, उस सिस्टम में ये बिलोंग करता है। और ये एक ऐसी कैटेगरी है, ऐसा पर्टिकुलर डिजीज है कि टिपिकल इस सीजन में, वर्षा ऋतु में, आयुर्वेद में वो अपने आप वो बढ़ता है। जैसे नॉर्मली किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी को पेन की प्रॉब्लम है, तो वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में अपने आप बढ़ जाते हैं क्योंकि इस ऋतु में पर्टिकुलरली वायु का प्रकोप होता है जनरली। तो ये जो डिजीज की जो कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा के लिए। और आपने जो कहा कि भाई क्या रीजन है कि बहुत सारे लोग उसको एक फील कर रहे हैं, तो मैं सबसे बड़ा तो रीजन ये मानूंगा कि लेक ऑफ नॉलेज। अगर आपको ये जो डिजीज के बारे में कॉमन चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं, तो डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि लेक ऑफ नॉलेज में मैं उसका आंसर आपको करूंगा भी ऐसी तो क्या चीज़ है कि आप जानने से वो चीज़ें करोगे। जैसे यंग एज में अगर आप देखा जाए कि जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको पोस्चर, राइट पोस्चर ही पता नहीं। मैं आपको सिंपल चीज, जब आप बैक पेन के बारे में जब बात करेंगे तो कुछ पोस्चर वगैरह, आप छोटी छोटी चीजें अगर आपको उसके बारे में अगर पता है तो डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट दिस ऑल काइंड ऑफ द
माइनर और मेजर काइंड ऑफ सिम्टम्स एंड डिजीज। ओके, तो जैसा आपने बताया पोस्चर के बारे में, लेट्स कम टू द बैक पेन फर्स्ट। तो आजकल की जो जनरेशन है ज़्यादातर उनके काम मैट्रेसेस पे और चेयर्स पे हो चुके हैं। तो क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या उनके पोस्चर होने चाहिए ताकि उनको ये जो बैक प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वो ना आए? फाइन। देखिए, हम स्पेसिफिकली जब बात करते हैं बैक पेन की बात करो चाहे शोल्डर पेन की बात करो, तो उसके अंदर आयुर्वेद के हिसाब से पोस्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो कॉर्पोरेट में नॉर्मली जो काम करता है, आईटी में काम करते हैं, 8 आवर्स का कॉन्स्टेंटली बैठना है, तो पोस्चर के रिलेटेड 2 चीज़ इंस्ट्रक्शन उनकी ऐसी है कि जब भी आप जब बैठो पर्टिकुलरली, तो आपका ये जो नी का जो एरिया है, आपका जो हिप है, उसके जबर पे थोड़ा डाउन, यानी कि उसकी पोजिशन लाइक उस तरह से। आपका ये जो पैर जितना नज़दीक होगा, आपका बॉडी के जितनी नियर होगा, उतना आपको बैक पे लोड कम आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगर आप ऐसा है बैठे रहो कि दोनों पैर आपके दूर है, तो आपको ये बैक पे सबसे ज्यादा उस पर स्ट्रेस आता है। आपके नजदीक है, साथ में नजदीक होने से साथ आपकी जो पोजीशन है बैठने की, उसमें ये इस तरह से एंगल बनना चाहिए। हाँ, जितना डाउनवर्ड एंगल बनेगा तो उतना आपको बैक पे कम स्ट्रेस आएगा। तो ये रही बैक की बात। उसके अलावा आप जैसा बैठे हो तो कोशिश करो कि इस तरह से स्ट्रेस बैठने की कोशिश करो। अगर मान लो कि कई बार ऐसा है कि हम कॉन्स्टेंटली नहीं बैठ पाते, इट्स फाइन। आप पीछे बैक में थोड़ा पर्टिकुलरली तकिया वगैरह छोटा सा आप रख दो। लेकिन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ गैप रखते हो। आपका जो सैक्रम का पार्ट है, जो टेल बोन है, और आपका जो सिटिंग का बैक साइड है, उसके बीच में गैप नहीं रहनी चाहिए। उसमें सपोर्ट में कुछ छोटा सा तकिया वगैरह आप रखो। तो एकदम स्ट्रेट बैठना, पर्टिकुलर इस पोजीशन के साथ बैठना और ये इस तरह से बैठना, तो आप 8 आवर्स पे काम कर पाओगे। ये रही बैक की बात। उसी तरह से अगर मैं शोल्डर की बात करूं, शोल्डर पेन में जैसे नॉर्मली लोगों का कीबोर्ड पे काम होता है, तो कभी भी आपको इस तरह से नहीं पोजीशन ग्रैब करनी है। आपके दोनों जो एल्बो है, इट शुड बी नियर टू योर बॉडी। अगर आप इस तरह से करोगे और नियर टू बॉडी, तो आपको पेन होने की संभावना कम है, मतलब कि बैक को थोड़ा कम स्ट्रेस जाएगा। अगर आप वही चीज आप इस तरह से करोगे तो आपको स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। और फिजिकल स्ट्रेस सबसे ज्यादा आता है, वो आयुर्वेद में कहा त्रिक संधि, यानी कि दिस पार्ट अपर बैक और ये शोल्डर वाला मिडल में, दोनों सैक्रम के बीच और नेक के सेंटर पॉइंट वाला, और एक है बैक वाला पार्ट। तो दोनों में सबसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस आता है। अच्छा। जैसे कि कई लोगों को सडन बैक पेन हो जाता है, शोल्डर पेन, और गलत कोई, जैसे कि जिसको आयुर्वेद में या एलोपैथिक में मॉडर्न के लैंग्वेज में मैकेनिकल पेन कहा जाता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट केस। कि मैंने अगर वजन उठाने की जो स्किल है मेरे पास, वो मुझे पता ही नहीं, और मैंने जैसे कि सीधा फोल्ड होकर उठा ली कोई चीज, तो इमीडिएटली होगा। लेकिन आप नी को बैंड करके आप वजन उठाओगे तो आपको इस पे स्ट्रेस नहीं आएगा। तो मैकेनिकल इंजरी में वो चीज जाती। तो ये छोटी छोटी चीज, अगर मान लो कि फीमेल की बात करूं, वुमेन की बात करूं, रूटीन में किचन में कॉन्स्टेंटली काम करती रहती है, वजन भी उठाना पड़ता है, बर्तन है, बर्तन साफ करने के बाद काम वाले के वो अंदर किचन में लाना होता है। अब वो उठाने की जो पोजीशन है पर्टिकुलरली, वो ऐसे उठाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर नी से थोड़ा बैंड होके अगर आप उठाओगे तो इस पे बैक पे स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये पर्टिकुलरली पोजीशन है, पोस्चर। उसी तरह से सोते वक्त, रात को जब आप सोते हो तो सीधा अगर ले डाउन करते हो तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको बैक पेन हो। लेकिन उसी तरह से जैसे वाम कुक्ष आयुर्वेद में कहा कि लेफ्ट साइड मुड़ के, और दोनों आपके जो नी है वो टुवर्ड द एब्डोमेन, आप एब्डोमेन से फोल्ड करके, जैसे बच्चा ऐसे माँ के गर्भ में जो होता है उस पोजीशन में सोओगे तो बैक की थोड़ा सा स्ट्रेस कम जाएगा। अच्छा, तो ये जो छोटी छोटी जो पोजीशन के रिलेटेड है, वो तो आपको मेजरली ध्यान रखना है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि भाई यंग एज में जो कॉमन है क्या है, तो एक पोस्चर की जो बात हो गई, एक ये बात है। उसके अलावा डीप इनसाइट में आयुर्वेदा क्या कहता है, तो उसके आयुर्वेदा में ये चीज है कि 2-3 चीज इसमें बहुत अच्छे से बताई है आयुर्वेद में, कि वेग धारण। आजकल वेग धारण बहुत कॉमन है कि हमारे बॉडी के आयुर्वेद में 13 टाइप के वेग धारण है, लेकिन जो मेनली 5 प्रकार के वेग धारण है, मोस्ट कॉमन आयुर्वेद में क्या है, भूख, प्यास, नींद, मल, मूत्र, यानी कि आपकी हंगर, थर्स्ट, स्लीप, डिफिकेशन और यूरिनेशन। इफ यू जस्ट प्लेइंग विद दैम, दे स्टार्टिंग प्लेइंग विथ यू। यू ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो रिफ्लेक्स है उसको कभी भी आपको होल्ड नहीं करना है। और लाइफ में देखो, प्रकृति, हमारा जो शरीर है ना, प्रकृति के हिसाब से चलता है। आप अंबानी हो,
आप छोटे हो यार, मेरे को ज़्यादा कमाना है, मेरी मीटिंग्स है, तो मुझे आप ये ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी जिस तरह से नेचर जिस बनाया भगवान ने, उसको आपको भूख लगी अभी तो खाना ही पड़ेगा। आप मीटिंग में हो और आप खाते नहीं हो, 2 घंटे के बाद जब भूख मर जाती और आप जब खाते हो, तो दैट इज कॉल्ड अकाल भोजन। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स आपको भुगतनी है। फिर आप ये नहीं भी आप ये हो तो आपको ये नहीं होगा और ये होगा तो ये नहीं होगा। तो हमारे शिक्षा पद्धति में भी बहुत छोटी छोटी चीज भी रिफ्लेक्स को होल्ड करने से जो हमारे शरीर में जो वात इम्बैलेंस होता है और पूरी नर्वस सिस्टम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम पे जो स्ट्रेस पड़ता है, उसका कोई नॉलेज ही उनको नहीं दिया जाता है। उसके कारण होता क्या है कि हम इग्नोरेंस में वो गलती बार बार करते हैं, और वो गलती जब कोई भी चीज एक बार करने से चीज नहीं होती, लेकिन अगर वो चीज रिपीटेटिवली मिस्टेक होती है तो बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होती है और वो फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में चेंज हो जाता है और अल्टीमेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द डिजीज। तो जो वात इम्बैलेंस के अभी जैसे मैंने बात करी कि बैक पेन का क्या है, तो वात इम्बैलेंस जैसे कि अलग अलग रीजन से कारण आपको भूख लगी और आपने नहीं खाना खाया, तो एक वायु का प्रकोप हो सकता है। आपको यूरिन और स्टूल लगा, कोई भी कारण से आप नहीं जाते, सिग्नल पे खड़े हो, कहीं और पहुंचना है, ट्रैफिक में हो और आपकी ये रूटीन आदत बन जाती है, तो वो जो प्रेशर है वो रेट्रोगेट प्रेशर टुवर्ड पैदा होगा और उसके कारण आपकी मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे, बैक पे उसके इफेक्ट आएगा। आजकल बहुत कॉमन चीज है कि बैक पेन में शुरुआत में नॉर्मल बैक पेन कि सिंपल मसल्स का स्टिफनेस, स्पाज्म, सिंपल, आपको कोई साइटिका नहीं है, कोई नर्विंग की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, लेकिन उस चीज को आपने ग्रेजुअली आपने इग्नोर किया तो इट्स कन्वर्ट इनटू साइटिका। बल्जिंग डिस्क, आप जब भी कोई बैक पेन के बारे में बात करते हो तो ये चीजें बहुत कॉमन है। तो जो बैक पेन वाली जो पोस्चर की बात है, फिर जो रिफ्लेक्स के रिलेटेड जो चीजें हैं उसके कारण भी होता है, और प्लस तीसरा पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन की भी आपकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से आप खाते हो नहीं खाते हो, न्यूट्रिशन वाली फूड लेते हो नहीं लेते हो, क्योंकि पेन में जब भी कोई वो अल्टीमेटली जाता है डिजेनरेटिव चेंजेस में, क्योंकि न्यूट्रिशन का सीधा कनेक्शन जो एज के साथ है और डिजेनरेटिव चेंजेस के साथ है पर्टिकुलरली, तो वो पर्टिकुलर उसमें जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लेक ऑफ नॉलेज के कारण आपको बहुत चीज सफर करनी पड़ती है। और उससे फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयुर्वेदा में, हमारे आयुर्वेदा में अभ्यंगा ऑयल मसाज ये हमारी दिनचर्या का पार्ट है। सी, हमारी भगवान ने जो बॉडी बनाई हुई है वो टीयरिंग एंड वियरिंग प्रोसेस है, कॉन्स्टेंटली चलता है टीयरिंग वियरिंग। तो आप पूरी दिनचर्या देखोगे, ऋतुचर्या देखोगे, पूरी प्रोसेस उस तरह से डिजाइन की है कि भी आपकी जो टीयरिंग और वियरिंग के जो प्रोसेस है उसको टीयरिंग प्रोसेस, तो टूटने वाली डिजेनरेटिव प्रोसेस को कैसे स्लो किया जाए। आप रोज ब्रश करते हो, ठीक है, आप रोज मसाज का भी इतना इंपॉर्टेंस है, तो ऑयल मसाज को जब ग्लिकोम ऑयल से पूरी बॉडी को जब मसाज करते हैं तो पूरी टिश्यूज, पूरे बोन्स, लिगामेंट, सबको एक न्यूट्रिशन और नर्चरिंग मिलता है। सिर्फ आप खाना खाते हो वही चीज आपको न्यूट्रिशन नहीं देती, और मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्ट न्यूट्रिशन डिलीवरी है वो मसाज है। सिर्फ ऐसा नहीं कि गर्म तेल से आप मसाज करते हो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और उसके कारण इन्फ्लेमेशन डाउन होता है और स्टिफनेस दूर होती है और पेन होता है, सिर्फ उतनी थ्योरी नहीं है, लेकिन वो मसल्स और सेल्स का जैसा हम जो खाते हो और ब्लड के थ्रू पूरा जो न्यूट्रिशन मिलता है उसी तरह से लगाने से भी उसको एक टिश्यूज को नर्चरिंग मिलता है, एक न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसके कारण क्या होती है कि जो सारे टिश्यूज है वो इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन होती है, और इलास्टिसिटी जितने आपकी बॉडी में लचीलापन होगा, स्पाज्म कम होगा, स्टिफनेस कम होगा, उतने जितने भी आपके आजकल की जो प्रॉब्लम है, बैक स्टिफनेस बोलो, स्पाज्म बोलो, पेन बोलो, वो सब कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। आप मान लो कि बैक पेन का एक तो अलग अलग कैटेगरी बात हुई कि भी आपकी एक रॉन्ग पोजीशन के कारण है, फिर मान लो कि एजिंग के कारण चीजें होती है, फिर मान लो कि डिलीवरी के टाइम पे होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, वो एक डिफरेंट रीजन है। लेकिन हर जगह पे आपको सही तरीके से एप्लीकेशन करके उसको आपको ठीक करना चाहिए। लेकिन मसाज जो है ऑयल एप्लीकेशन है, आयुर्वेदा के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल है, बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, महाराणा तेल है, बला तेल, अश्वगंधा बलादी तेल है, सहचरादी तेल है। कुछ ऐसे है कि जैसे स्पाज्म और स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन में आपको मसाज नहीं करना चाहिए, वो भी कंडीशन आती है कि उस कंडीशन में आपको नहीं चले, तो उसके लिए भी ऑयल की एक कैटेगरी है, जैसे कॉटन चुक्यादी ऑयल, जो स्पेसिफिकली आपको रूमेटिज्म का जो इन्फ्लेमेशन, पेन है, स्टिफनेस है, उसमें वो चीज काम करती है। तो बेसिकली ओवरऑल दीज आर द सॉल्यूशंस। आप चाहे पोस्चर के बारे में बात करो या आपके रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करो या रूटीन लेवल पे आप ऑयल मसाज वगैरह करो, तो आप बहुत सारे डिजीज को काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, रादर देन इट बिकम्स टू सिम्टम टू डिजीज। तो डिजीज का लेबल लगने से पहले ही आपको उसको ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो सर 2 पॉइंट मैंने आपके आंसर में से
पकड़े हैं, एक आपने बताया न्यूट्रिशन का, और दूसरा मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा एक्सरसाइज का, जो काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं आजकल। तो मुझे आप एक ऐसा न्यूट्रिशन का लेबल मुझे बताइए कि किस तरह से, कौन सी न्यूट्रिएंट्स है जो अपने डाइट में कंपल्सरी रखने चाहिए ताकि आपको ऐसे पेन ना हो, और दूसरा कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए आज की जनरेशन को, जो ये अर्ली 20s 30s में लोगों को पेन आ रहा है, ताकि दे कैन अवॉइड दीज क्रिटिकल सिचुएशंस इन फ्यूचर। देखो, आपके दोनों क्वेश्चंस में एक बेसिक चीज है नॉलेज की, जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो चीज अगर आपके समझ में आ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको यूटिलाइज आप हर जगह पे कर सकते हो। ठीक है, आयुर्वेद में एक चीज कही है कि आयुर्वेद में क्या है कि जैसे पूरी हमारी बॉडी सिस्टम में क्या है, अलग अलग सिस्टम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल नर्वस सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, अलग अलग सिस्टम से हमारा बॉडी बना है। ठीक है, उसी तरह से आयुर्वेद में इस तरह से सिस्टम का क्लासिफिकेशन नहीं है। Okay. आयुर्वेद में जो सिस्टम है उसको स्त्रोतस कहा है। तो हमारी बॉडी में 13 प्रकार के स्त्रोतस है। तीन पहले जो स्त्रोतस है, उत्पत्ति, स्थिति, मतलब उत्पत्ति के साथ जुड़े हुए, फिर 7 जो स्त्रोतस है वो हमारी स्थिति के साथ जुड़े हुए, और स्त्रोतस काइंड ऑफ चेन है, उसको माइक्रो चैनल हम बोलते हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे हिसाब से वो सिस्टम है। और लास्ट जो 3 स्त्रोतस है वो हमारी विसर्जन, लय की स्थिति के साथ जुड़े हुए। ठीक है, जैसे पहले जो 3 है, प्राण, उदक और अन्न, ये जो 3 स्त्रोतस है वो पर्टिकुलर हम जो खाते पीते, हमारा जो न्यूट्रिशन नर्चरिंग है उसके साथ पूरा कनेक्शन है, पूरी बॉडी का पोषण देना। सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातु है जो हमारे शरीर को पूरा एक सिस्टम स्ट्रक्चर पैदा करती है, पूरा प्रणाली हमको एक देती है, स्थिति देती है। और एक हमारा विसर्जन, लय, तो हमारा पुरुष, उदर, श्वेत और यूरिन यानी मूत्र स्त्रोत, ये 3 स्त्रोतस है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी में कैसे निकाला जाए। तो भगवान ने पूरी उत्पत्ति, स्थिति और लय, 3 स्थिति हमारे शरीर में चलती रहती है, जैसे ब्रह्मांड में वैसे भी हमारे शरीर में। तो स्त्रोतस की, तीनों स्त्रोतस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज दी हुई है। इसमें आपने बोला है कि न्यूट्रिशन के बारे में, इसका क्या कनेक्शन है स्त्रोतस और उसका? देखो, नॉर्मली क्या होता है कि आजकल बहुत कॉमन फंडा है कि भाई मैं न्यूट्रिशनल वाला, अच्छी कैलोरी, विटामिन, मिनरल्स वाला डाइट नहीं लेता हूँ, इसलिए मुझे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण चीज है। वो तो सब लोग जानते हैं कि अगर आप नहीं लेते हो दैट इज फाइन, लेकिन न्यूट्रिशनल लेने के बाद भी अगर इश्यू हो तो क्या, कैसे समझे उसको? तो उसका जो समझने की जो फ्रेमवर्क है, उसका जो थ्योरी है, उसका जो तरीका है, वो सिर्फ आयुर्वेद के पास। आयुर्वेद ये कहता है मोस्ट ऑफ द 90% पीपल, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि भाई आप प्राण तो ले रहे हो लेकिन प्राण की डिलीवरी नहीं हो रही। जब मैं यहाँ प्राण की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ हवा, ऑक्सीजन की बात नहीं है, हवा, इंटेक है, पानी और खुराक, यानी तीनों की चीजें। वायु की स्थिति की बात है, यानी ऑक्सीजन की भी बात है, हम जो पानी पीते उसकी भी बात है, जो खाते वही 3 स्त्रोतस मैंने आपको बताया। उदकवाह स्त्रोतस जो पानी के साथ कनेक्टेड है, प्राणवाह स्त्रोतस जो हमारी हम ऑक्सीजन जो भी हम लेते हैं उसके साथ कनेक्टेड है, अन्नवाह स्त्रोतस हम जो खाते हैं पीते हैं न्यूट्रिशन उसके साथ है। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से तीनों का सम्मिलित स्वरूप है, वो एक चीज नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आयुर्वेद में ये कहा कि जब प्राण व स्त्रोतस की जो विकृति है उसका कनेक्शन सीधा वायु के साथ, वात इम्बैलेंस के साथ, और उसका सीधा कनेक्शन आपकी मस्कुलोस्केलेटल नर्वस सिस्टम और पेन के साथ है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जितने भी पेन के हमारे पास पेशेंट आते हैं, बैक पेन, स्टिफनेस, स्पाज्म, चोई, तो सबका प्राण व स्त्रोतस है वो खराब होता है, वो विकृत होता है। और जब प्राण व स्त्रोतस विकृत होता है उसके कारण क्या होता है कि न्यूट्रिशनल सिस्टम की डिलीवरी सिस्टम है वो स्लो हो जाती है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आजकल वो आगे आप शायद उसको कवर करोगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है। ठीक है, एजिंग के कारण डिजेनरेशन, इट्स फाइन, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज इसमें है कि वो प्राण की डिलीवरी नहीं होती। अब प्राण की डिलीवरी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपका जो प्राण व स्त्रोतस की हमारी एक शरीर में एक रिदम है। अगर वो रिदम को आप नहीं पहचानते हो कि सही रिदम क्या है, तो वो आपको डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होगा। मतलब कि सिर्फ उतना नहीं है कि आपने जो खाया वो पाचन हो गया, उतना नहीं, आपको भूख लगने तो सही टाइम पे आपने खाना भी खाया है, आपको डाइजेशन के लेवल पे इश्यू भी नहीं है, और साथ में प्राण कैसे चलता है आपके शरीर में, प्राण व स्त्रोतस की स्थिति क्या है, अगर वो प्रॉपर है तो आपकी जो न्यूट्रिशनल डिलीवरी सिस्टम है ये आपकी परफेक्ट रहेगी। और न्यूट्रिशनल डिलीवरी सिस्टम जितनी परफेक्ट रहेगी, यानी कि आपका वात बैलेंस में रहेगा, आपकी प्राण की स्थिति बैलेंस में रहेगी, उतना डिजेनरेटिव डिजीज कम हो जाएगी। बहुत फैक्ट है।
अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यार मेरा प्राणवायु स्रोतस ठीक है कि नहीं है? तो आयुर्वेद में प्राणवायु स्रोतस के जो मूल है ना, वो 2 तरह से होता है, हृदय और महास्रोतस, यानी पूरी जीआई ट्रैक्ट और हार्ट। लेकिन हम जब हार्ट की बात करें तो हमारे लिए लंग्स एंड हार्ट्स दोनों ही कॉम्बिनेशन में आयुर्वेद में प्राण स्रोतस के मूल की बात करें, उसमें क्या है कि सबसे पहले जो इफेक्ट आएगी उसमें कष्ट अल्पा अल्पम सकष्टम सबद्ध श्वास प्रवृत्ति, चरक संहिता में से पूरा श्लोक लिखा हुआ है। तो आपकी जो पैटर्न है सांस की, जो रिदम है, वो आपका क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ चलेगा, ऐसा लगेगा कि बंधा हुआ ब्रीथ चल रहा है, ठीक है, नाभि से नहीं चलता है। तो उसका समझ लो कि आपका जो शरीर में प्राण की जो डिलीवरी है ना, वो ठीक से नहीं हो रही। कई बार ऐसा लग रहा है कि आपको कानों में प्रेशर आ रही है, और कई बार आपको लगेगा कि एकदम आपकी जो सांस है एकदम फ्रीली चल रही है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, बहुत कम एफर्ट में अच्छे से आप ज्यादा ऑक्सीजन जैसे लेते हो, उस तरह से आपको एक फीलिंग आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं, लेकिन डीप ब्रीदिंग चलती है। तो वो उस टाइम समझ लो कि आपकी प्राण की जो स्थिति है वो एकदम सही चल रही है। इसका मतलब कि आपका वात भी बैलेंस में है। उस टाइम की अगर वात बैलेंस में, तो आपका पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल की डिलीवरी की सिस्टम है वो भी एकदम सही है। अगर वो सही है तो उस केस में आपने जो भी न्यूट्रिशन वाली चीजें खाई है, बॉडी को पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर सब कुछ खाने के बाद भी आपका प्राण ही ठीक नहीं है, आपका वायु ही ठीक नहीं है, तो न्यूट्रिशन कितना भी अच्छा खा लो, आपको कभी भी वो चीज आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आपने जो कहा कि पेन का पर्टिकुलरली एक्सरसाइज और डाइट के साथ न्यूट्रिशन का क्या संबंध है, तो उसके पहले ये चीज समझनी जरूरत है कि न्यूट्रिशनल डिलीवरी का जो कंसेप्ट है, प्राण का कंसेप्ट है, वायु का कंसेप्ट है, पहले आप उस चीज को समझो और उसको ठीक करो, रादर देन ओनली टेकिंग न्यूट्रिशनल वाली बात। ठीक है, जब ये ठीक है फिर आप उस पे जाओ कि आप क्या खाना चाहिए न्यूट्रिशन के हिसाब से। तो ये 2 चीज मैं आपको सबसे पहले करना चाहूंगा। एक मोस्ट कॉमन चीज है, आजकल आपने एक्सरसाइज के बारे में बात की तो उसके रिलेटेड में पता था कि भाई जिम की एक्सरसाइज सब लोग बोले कि मुझे 6 पैक बनाना है, एक यंग एज में क्रेज होता है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिम का मुझे। अब सबसे पहले देखा जाए तो जो व्यायाम है, आयुर्वेद में व्यायाम की जो डेफिनेशन ये है कि स्थिरत्व जो देता है वही व्यायाम है। अगर आपको कोई चीज स्थिरत्व नहीं देती है तो व्यायाम में नहीं आता है। ठीक है, आप ऐसे फोन पे बात करके 10 जगह पे राउंड लगा लो और आपने बोला कि मैंने एक्सरसाइज की, वो एक्सरसाइज नहीं है। आपको फिजिकल और मेंटल दोनों एक फीलिंग आनी चाहिए, स्टेबिलिटी इंटरनल, एक ऊर्जा का प्रदान मिलता है, तब वो व्यायाम की डेफिनेशन में वो क्रिया फुलफिल होगी, बाकी वो नहीं होगा। तो एक्सरसाइज में जैसे मैंने अभी बताया कि हर एक बंदे को जिम जाना, एक्सरसाइज करना है, आयुर्वेद में कहा कि उसमें भी प्रकृति के हिसाब से करना चाहिए। इसमें 2 चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूँ। अब जैसे वात पित्त का प्रकृति वाला दुबला आदमी है और वो वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करेगा तो बेचारा मरेगा, उसको उस मेजर प्रॉब्लम मस्कुलोस्केलेटल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम होंगे। कई लोगों को ऐसा आता है कि वेट लॉस एकदम हो जाता है, बुखार आ जाता है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्रकृति का जो कंसेप्ट उन्होंने समझा ही नहीं कि भाई मेरी जो प्रकृति है वो क्या जिम की एक्सरसाइज के लिए फिट बैठती कि नहीं, या तो फिर अगर फिट नहीं बैठती तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है। तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव होंगे, मैं योगा कर लूँ, चाहे स्पोर्ट्स कर लूँ, चाहे क्रिकेट कर लूँ, चाहे डांस कर लूँ, चाहे मेडिटेशन कर लूँ, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो पहला तो ये कि हर बंदा 6 पैक नहीं बना सकता। तो जितने भी लोग एक्सरसाइज और बैक पेन या इसके रिलेटेड है तो ये चीज पहले ध्यान रखनी चाहिए। सेकेंड, कई लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद भी पेन बढ़ता है, कई चीजें ऐसी है, फिजियोथेरेपी की उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक टॉपिक पहले मैं क्लियर कर दूं कि भाई एक्सरसाइज में ऐसा है कि कई लोगों को ऐसा है कि बस टाइम मेरा फिक्स है 8 to 9 जिम की है, इसलिए मैं चला जाऊंगा और शुरू कर दूंगा। लेकिन उस केस में अगर आपकी प्राण की स्थिति योग्य नहीं है, ठीक है, आपकी सांसों की स्थिति योग्य नहीं, और कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो उसका बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलेगा, वो अल्टीमेटली आपके लिए वो वर्स्ट है। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले आपको खुद को ये देखना है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ओके फाइन, मुझे प्रॉपरली अभी मेरी नींद रात को पूरी हुई है नहीं हुई, ओके हुई है, मेरे अभी सांस के पैटर्न क्या चल रही है, सही चल रही है, मतलब आई फील लाइक फ्री, बॉडी में कहीं स्टिफनेस तो नहीं है, वो प्राणवायु स्रोत से विकृत होता है, वायु की स्थिति योग्य स्थिति में नहीं है, तो हमारे उसमें लक्षण मैंने जो बताया कि सांस प्रॉपर नहीं चलती, डीप ब्रीथिंग नहीं होता, एक होल्डिंग वाली होती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बॉडी आपका ऐसा है ना, फ्लेक्सिबल नहीं लगेगा, बंधा हुआ लगेगा, कहीं ना कहीं आपको स्टिफनेस लगेगी। उस केस में अगर आप जिम की एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्या फायदा देगी, आपको जरा भी फायदा नहीं करेगा, आपको अल्टीमेटली उसमें नुकसान ही। तो एक ये चीज हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। और प्रकृति के हिसाब से जो व्यायाम मैंने जो बताया
उस केस में भी ध्यान रखने की जरूरत है। आजकल मैं फिजियोथेरेपी की बात करूँ, कई लोगों को आपने सुना होगा कि यार मेरा पेन और स्टिफनेस फिजियोथेरेपी से ठीक हो गया, और कई लोग कहते हैं कि ये फिजियोथेरेपी से इंक्रीज हुआ, तो इसके क्या लॉजिक है? तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो पेन एंड स्टिफनेस अपक्व स्थिति में होता है, मतलब कि आमरस के कारण, कच्चे आमरस के कारण, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जब आयुर्वेद में है कि जब पेन की बात होती है तो आयुर्वेद में दो शब्द हमेशा होते हैं, एक अजीर्ण की स्थिति होती है और एक उदावर्त की स्थिति होती है। सामान्य लैंग्वेज में अगर ये बोला जाए कि कच्चा आमरस आप जो भी खाते हो उसमें पूर्ण रूप से उसका पाचन नहीं होता है, तो वो अपक्व अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, आपके ब्लड में थ्रू में घूमती रहती है, और ओवर ऑफ द पीरियड कहीं भी स्थान संचय करके वो जो वीक साइट है वह आपको स्टिफनेस करेगी, पेन करेगी, आपको इन्फ्लामेशन करेगी। तो उस केस में अगर आप फिजियोथेरेपी करते हो तो आपको फायदा होगा। और एक पेन होता है शुद्ध वातज की स्थिति में, कि जहां मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है, लेकिन वायु के इम्बैलेंस के कारण, प्योर डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण आपको प्रॉब्लम है। तो उस केस में अगर आप बैक पेन या कुछ भी होता, फिजियोथेरेपी आप जब कराओ तो पेन आपका इंक्रीज होगा। उस केस में आपको मसाज ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो कोई चीज में एक लेबल नहीं है कि सबको बैक पेन है फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। तो आप देखना फिजियोथेरेपी में 70% रिजल्ट मिलते हैं, 30% नहीं मिलते हैं, 60% 40 का भी रेशियो है। तो उसका मेन जो उसका जो साइंटिफिक जो रीजन है ये है। अच्छा। तो वो आयुर्वेदा डॉक्टर आपको क्लियर कट एडवाइस करेगा कि भाई आपको फिजियोथेरेपी इसमें आपको काम आएगा, इसमें नहीं आएगा। आप पहले इससे बेटर है कि आप हॉट फर्मेंटेशन कर लो, सिंपल मसाज कर लो, फिर आप एक, या तो फिर मैं आपको इंटरनल मेडिसिन या उसके कारण आपकी आम की जो स्थिति है, इन्फ्लामेशन, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को मैं ठीक करता हूँ, वायु को आपका अनुलोमन करता हूँ, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो उसके रिलेटेड मैं आपको ट्रीटमेंट करता हूँ, उसके बाद आप फिजियोथेरेपी वो करो ज्वाइन। तो एक राइट एक नॉलेज जो होना चाहिए, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में तो हमको कुछ सिखाई नहीं गई। तो जो लोग जानते हैं उनको आप कंसल्ट करके, अप्रोच करके, अगर राइट वे में, राइट टाइम में आप वो चीजों को आप जब अडॉप्ट करते हो, चाहे कोई भी हो, फिजियोथेरेपी हो या कुछ भी हो, तो आपको उसका रिजल्ट बेटर मिलेगा। सेम चीज में आपको बता दूं कि आईवीएफ में आप देखो, आजकल ऐसा है कि जो हमारे आज के विषय में नहीं है, लेकिन जनरली एग्जांपल देना चाहूंगा कि कई लोगों को आईवीएफ सक्सेस होता है, कई लोगों को नहीं होता है। तो यूट्राइन वॉल के अंदर जिन लोगों को इन्फ्लामेशन होता है, आपका ब्लड एसिड है, तो उनको आप देखना आईवीएफ सक्सेस कभी नहीं होगा। तो अब ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि भाई आयुर्वेदा का पंचकर्म करवा के, गर्भ संस्कार करके, कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके फिर आप आईवीएफ में जाओ, तो आपकी जो सक्सेस रेट है बहुत ज्यादा है। आपको वो सारी पेनफुल प्रोसेस में नहीं होना पड़ेगा। अगर 4-5 साइकिल डॉक्टर ने कहा, हो सकता है 1 या 2 साइकिल में आपको उसका है। तो एवरीथिंग इज साइंस, बस वो साइंस को अपनी तरह से जानना है। और साइंस एक नहीं है कि जो आपकी मॉडर्न की सिस्टम है वही साइंस नहीं है। साइंस हमारा ट्रेडिशन भी है, हमारी पंचमहाभूत की थ्योरी भी है, हमारे वात पित्त कफ भी है, तो हमारी दोष धातु मल की जो सिस्टम है वो भी है। अगर आप वो सारी चीज समझते हो कुछ हद तक, या डॉक्टर की हेल्प लेते हो उस चीज को समझने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने डिजीज को बहुत अच्छे इफेक्टिवली क्योर कर पाओगे, और राइट चूज जो ट्रीटमेंट बोलते हैं वो चीज आप अच्छे से आपको हो पाएगी। तो सर जो डिजेनरेशन ओवर द एज आपने जो बताया, तो इसी टॉपिक पे अगर हम आए तो काफ़ी ओल्ड एज के आप अगर लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स ले लीजिए या ग्रैंड मदर्स ले लीजिए, ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, सबको रिलेटिवली नी का इशू डेवलप होता ही है। और आजकल अभी हम कुछ रिपोर्ट देख रहे थे, इंडिया में लास्ट 4 से 5 साल में ये सर्जरी 2.5 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो एवरीवन इज गोइंग फॉर नी रिप्लेसमेंट। गवर्नमेंट भी कुछ काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है, कुछ कार्ड्स वगैरह इशू करवा रही है ताकि आपको कुछ सस्ता पड़े। तो क्या ये जो सर्जरी है, जो नी रिप्लेसमेंट या जो जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं जिसको, वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और ये इतना बढ़ने का रीजन क्या है? पहले तो ये आप थोड़ा अगर हमें बता सकते हैं तो। फाइन। देखिए, नी का जो जॉइंट इश्यू वाली जो आप बात कर रहे हो, आपकी बात सही है। आजकल इट्स वेरी कॉमन, ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, एंड आपको कोई ना कोई मिल जाएगा कि भाई हमने नी रिप्लेसमेंट किया है वगैरह। लेकिन नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी चीज है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको मरने से पहले नी रिप्लेसमेंट कराना ही कराना है, ठीक है, लेकिन आपकी कंडीशन उतनी हद तक जाती उसके पहले आप उसको आप प्रिवेंट करो। तो नी के लिए मैं सबसे पहले तो प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपका वेट ज्यादा है और आपको पता है कि 50 के बाद सबको नी की प्रॉब्लम आती है, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, दोनों बोन्स जो है टिबिया और फीमर्स, उसमें फिर वो क्रैपिंग वगैरह होने लगता है, वो आपको पता है, तो आपको वेट पे ध्यान रखना पड़ेगा।
कि आपका वेट मैनेजमेंट करने पे आप उसको ध्यान रखो। तो एक ये केस हो रहा है। सेकंड, जिन लोगों को वेट नहीं है फिर भी वो डिजेनरेटिव का इश्यू है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए क्या है कि आपको जब इनिशियली जब पेन का जब फीलिंग आता है, ठीक है, वेरी इनिशियली, तो आप उसको इग्नोर मत करो। और उसका जो बेस्ट तरीका है कि करने का क्या है, एक अच्छे से आयुर्वेदा डॉक्टर को कंसल्ट करो कि भाई मेरा अभी नी पेन है, बहुत प्राइमरी लेवल पे है, मैं कब कुछ स्टेप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तब होता है, बाकी नहीं होता है, या वीक में एक बार होता है, कभी कभी ट्रिगर होता है। तो उस केस में सबसे पहला सेल्फ मेडिकेटेड ऑयल मसाज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको डेली मसाज करना है, क्योंकि आयुर्वेद में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ब्रश करते हो, तो उसी तरह से मसाज वो एक डेली रूटीन का पार्ट है। आपकी टिश्यूज को, आपकी लिगामेंट्स को, आपके बोन को वो एक न्यूट्रिशन देता है, एक नर्चरिंग देता है। सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है वैसा नहीं है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। तो उससे क्या होगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो पर्टिकुलरली जो एक एक्यूमुलेशन होते हैं वो भी चांसेस आर वेरी लेस। तो ऑयल मसाज इट्स कंपल्सरी फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिन लोगों को डिजेनरेटिव चेंजेस है वो, सबसे पहली बात वो है। सेकेंड, जो मैंने आपको सबसे उसका जो साइंस पहले ही आगे बता दिया कि आपकी जो प्राण की स्थिति है वो सही है कि नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, आपकी कोई ऐसी तो हैबिट नहीं है कि आप यूरिन और उसके जो 5 हमारे नेचुरल प्राकृतिक वेग है वो कहीं ना कहीं रोकते हो। अब जैसे यंग एज में एक उल्टा इफेक्ट आता है कि वो बोलते हैं हम तो नहीं रोकते फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आपको 6 बजे यूरिन और स्टूल लगा है और आप 8 बजे उठते हो तो अल्टीमेटली आप होल्ड ही कर रहे हो। अल्टीमेटली आप होल्ड ही कर रहे हो, आपको पता नहीं है लेकिन अल्टीमेटली होल्ड हो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं वो पेन का कारण है, एज चाहे जो भी हो। तो ये चीज आपको रिफ्लेक्स के बारे में ध्यान रखना है। फिर सेकंड चीज मैंने कहा कि भाई न्यूट्रिशनल डिलीवरी जो नहीं होती, जो बहुत कॉमन जो वायु की जो बात की हमने, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज को जो डिजेनरेटिव जो चीजें हो रही है, तो मसाज के साथ साथ न्यूट्रिशन वाली चीजें कुछ आप ऐड करो। क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, हमारा जो ट्रेंड ऐसा है ना कि यंग एज से लेके ओल्डर तक हम एक ही तरह का फूड लेते हैं। गुजराती में तो मैंने मोस्ट कॉमन चीज है दाल चावल रोटी सब्जी, रात को भाखरी शाक या जो भी खिचड़ी वगैरह जो है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में क्या है कि भी आप अपने डाइट के अंदर फ्रूट्स आपके इंक्लूड करो, कुछ मल्टी ग्रेन्स है उसको आप इंक्लूड करो, जैसे रागी वगैरह है उसको आप इंक्लूड करो, बाजरी है जो नेचुरल कैल्शियम का सोर्स है, कुछ नट्स है जैसे खजूर है, अंजीर है, कुछ नट्स है, बादाम है, उसको आप इंक्लूड करो। और इसके अलावा कुछ आयुर्वेदा की नेचुरल मेडिसिन है, जैसे कि आपने आजकल देखा हो कि ग्लूकोसोमाइड बहुत कॉमन प्रोडक्ट थी। वो क्या करता था कि भाई एक सिमिलर उसका कंपोजिशन है जो साइनल मेम्ब्रेन्स को फ्लूइड अगर सूख गया है तो आपको रीजनरेशन में वो एक तरह का रॉ मटेरियल है। जैसे हड्डियों के लिए रॉ मटेरियल कैल्शियम है, उसी तरह से ग्लूकोसोमाइड डायरेक्टली इफेक्ट करता था। तो आयुर्वेद में शल्यकी करके एक टैबलेट आती है जो नेचुरल ग्लूकोसोमाइड कहा जाता है, उसके कॉम्बिनेशन आप नेचुरली लो। तो नी पेन की जब शुरुआत होती है उसके पहले अगर आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आप उसको प्रिवेंट कर पाओगे। तो एक एक चीज को आपको समझना है। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला आदमी है, उसको नी पेन रहती है, तो उसको सबसे पहले आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन है जो सेफ है, जो परगेटिव और लेग्जेटिव के कैटेगरी में मैं उसको नहीं रखूंगा, लाइक एरन ब्रिस्ट हरी तक की, ठीक है, उसको आप रेगुलरली आप लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप ठीक करोगे तो उसमें भी फायदा होगा, क्योंकि हमारा जो कॉलम है, वायु का जो मेन स्थिति आयुर्वेद में बाहर लार्ज इंटेस्टाइन पक्वाश है, उस पे जब जितना प्रेशर पड़ेगा उतनी बॉडी की हर सेल्स के एंडिंग्स में, नर्व एंडिंग पे उसका प्रेशर आएगा। तो वहां से पहले प्रेशर रिलीज करना है, सबसे पहला काम ये है। उसके बाद फिर ऑयल मसाज वगैरह करना है। इसके बाद आपका न्यूट्रिशन, आपका जो भूख कैसी है, भूख के हिसाब से आप खाते हो, जो भी खाते हो न्यूट्रिशन वाली चीजें है कि नहीं है आपका। जैसे कि जितनी भी हमारे नेचुरल जो पल्सिस है उसको आप बॉईल करके स्टीम करके सिंपल उसको भी आप यूटिलाइज करो। फिर ड्रमस्टिक है, जो ड्रमस्टिक उसका जो सूप उसको आप यूज करो। कद्दू का सूप, पंपकिन सूप है, उसको आप इंक्लूड करो। कॉर्न सूप भी हम लेते हैं, वो भी नेचुरल स्टार्च वगैरह है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। मेथी दाना, जैसे रात को कई बार मेथी दाना भिगो के रखते हैं, या तो फिर बेटर है कि आप कॉर्न सूप बनाते हो उसमें ही मेथी का यूटिलाइज करो। फिर आयुर्वेद में हमारे दादी माँ की पुरानी जो रेसिपी थी कि हम विंटर में गोंद के लड्डू खाते थे, ठीक है, तो वो लड्डू गोंद के इसमें मेथी वगैरह डाल के भी वो खाते थे, तो वैसी चीजें आप खाओ। लेकिन वो जो वेट वाला आदमी है उससे शायद ये चीज काम नहीं करेगी, उसको अलग तरीके से उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन नॉर्मल जो दुबले पतले आदमी है उसको डिजेनरेटिव को प्रिवेंट करना है, तो ये चीज आप कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इग्नोरेंस।
जितने भी डिजीज हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारा जो एक माइंडसेट ये बन गया है, इफ आई एम अनेबल टू वॉक देन आई एम डूइंग समथिंग, अदरवाइज आई विल नॉट डू एनीथिंग। मुझे बुखार है, आई एम अनेबल टू गो ऑफिस, तो मुझे डॉक्टर के पास की जरूरत है, या मैं कुछ एकदम अलर्ट हो जाऊंगा, मुझे अटैक आ गया मैं अलर्ट हो जाऊंगा। बॉर्डरलाइन डायबिटीज सेट्स ओके, होता है सबको, लेकिन मेरा डायबिटीज HbA1c जब 10 हो जाएगा तब मैं अलर्ट हो जाऊंगा, तब तक हम जगेंगे ही। तो प्रमाद की जो स्थिति है वो सबसे सारे रोगों का मूल कारण है। तो प्रमाद की स्थिति से पहले निकलना है, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, राइट नॉलेज को एक्वायर करना है कि भाई ये क्या है। आप अगर इंटरनेट से 10 चीजें पढ़ने के अलावा बेटर एक डॉक्टर को कंसल्ट करो, 30 मिनट उसके साथ डिस्कस करो, और उसको आपकी प्रकृति के हिसाब से एग्जैक्टली सॉल्यूशन देगा कि आपकी लाइफस्टाइल में इतनी इतनी चीजें विद दिस नेचुरल रेमेडी, विद दिस डाइट और दिस योगा प्राणायाम एक्सरसाइज आप उसको करोगे, और रेगुलर विथ ऑयल मसाज, तो आपको नी की प्रॉब्लम कभी लाइफ में आएगी नहीं। लेकिन अगर आपका बॉल एक टाइप की कंडीशन आ गई, जो अस्थि वक्रता हम बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, इतनी चीजें हैं कि वो ऑस्टियोफाइट्स बन गए, डेवलप हो गए, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। इसके इनिशियल सेकेंडरी स्टेज में आयुर्वेदा में बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छा रोल है उसका। इसके अलावा जानू बस्ती का एक रोल है, जानू बस्ती हम जनरली करते हैं। तो ये सारी चीज क्या है कि ये पंचकर्म के छोटे छोटे उपक्रम है। उस उपक्रम आपकी डेली रूटीन में आपको ऑयलेशन प्रोवाइड करेंगे और आपकी डिजीज को प्रिवेंट करेंगे। तो ये सारी स्थिति जो आप एडॉप्ट करना है वो 4 स्टेज में सर्जरी ना करानी पड़े और आप उसको एडॉप्ट करते हो, रादर देन आप फर्स्ट स्टेज में इनिशियल में सारी चीजों को एडॉप्ट करो, तो 4 स्टेज तक आप जाओगे नहीं। ओके तो सर, सर्जरी आपके पास भी काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, तो आप एडवाइस करते हो एट अ पर्सनल लेवल सर्जरी करानी चाहिए या फिर यू अवॉइड दैट सिचुएशन? देखो, कंडीशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन हमने ये देखे फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के जितने भी पेशेंट है, थर्ड वाले भी डेफिनेटली आप रिवर्सेबल जा सकते हो। अच्छा। लेकिन फोर्थ वाली कंडीशन में जो चीज आ गए हैं, उनके वजन भी ज्यादा है, आप उनको कुछ भी करोगे कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, और फिर अल्टीमेटली क्या है कि पेशेंट थक जाता है, तो उसको सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप 70% केस में आप सर्जरी, 75% केस में डेफिनेटली आप प्रिवेंट कर सकते, अवॉइड कर सकते 100%। सेकंड थर्ड स्टेज वे भी रिवर्सिबल है, 110% रिवर्सिबल है थ्रू आयुर्वेदा। लेकिन आप थर्ड टू फोर्थ पे आप जा रहे हो, आपका वजन भी जा रहा है, तो उसमें कुछ नहीं होगा, फिर तो आपको सर्जरी एक ऑप्शन है। लेकिन मोस्ट ऑफ होता है उल्टा, सारे लोग ऐसा है कि भाई ये प्रॉब्लम हुआ तो आपको सर्जरी करानी, एकदम शॉर्टकट। आप पहले आयुर्वेदा डॉक्टर की राय लो, वो आपको कहेगा कि भाई आप उसको बेटर है कि आप 5-10 साल और उसको आगे डिले भी कर सकते हैं। ओके ये सर, जितने भी नी पेशेंट्स लोग होते हैं वो काफ़ी ये ओल्ड एज लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं, तो हमारा जो अभी कल्चर है थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि ये लोग 10,000 स्टेप्स जो आजकल लोग कहते हैं और सबके पास वो स्मार्ट घड़ियाँ आ गई है, तो क्या ये 10,000 स्टेप्स जो लोग कहते हैं वॉकिंग, क्या ये इनफ है टू अवॉइड द पेन्स दैट वी डिस्कस, नी पेन ले लीजिए या बैक पेन, या फिर आप आयुर्वेद में कुछ और ऐसी दिनचर्या में हम इंक्लूड करें रादर देन वॉकिंग ऑल्सो, कि वॉकिंग को जो इंपॉर्टेंस मिल रहा है ये 10,000 स्टेप्स या 12,000 स्टेप्स, उसके अलावा आप कुछ अगर सजेस्ट कर पाए तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? देखो, आयुर्वेद का जो इतना साइंटिफिक है कि वो कंडीशन टू कंडीशन चीजें को बताएगा, सबके लिए एक सूत्र कभी नहीं बताएगा। मैं आपको सिंपल चीज बता दूं, अब जिन लोगों को नी की शिकायत है कि भाई एक्सरसाइज से पेन बढ़ता है, तो उसके लिए 10,000 स्टेप आपके लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को ज्यादा वजन है, ठीक है, उनको लिए रादर देन स्टेप थोड़ा सा साइकिलिंग करें, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि साइकिलिंग के क्या होगा कि पूरा बॉडी का वेट नी पे नहीं आएगा, आप बैठ जाते हो और फिर वो साइकिलिंग की प्रोसेस होती है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तीसरी चीज है कि कुछ योगा की पोस्चर भी है, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो। कुछ फिजियोथेरेपी की भी एक्सरसाइज है जो राइट वे में आपकी जो मसल्स और लिगामेंट को स्ट्रांग बनाने वाली चीज है, अगर आप वो करते हो तो आपको बेनिफिट होगा। तो हर एक केस में क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप करो तो ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स ओवरऑल आप कहा जाए कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन आप मान लो कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल, आपने 10,000 स्टेप का, आप समर में 10,000 स्टेप करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, विंटर में करोगे तो नहीं प्रॉब्लम होगा। वात पित्त प्रकृति वाला अगर करेगा तो उसको शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कफ वाला करेगा तो नहीं होगा। अच्छा। तो एक सूत्र की बजाय आपकी जो एग्जैक्ट जो कंडीशन है उस चीज को आप फॉलो करो। सेकेंड,
आपको पता है कि सिंपल आप स्कैटर्ड वे में वॉक करते हो, ठीक है, रैंडम, उसकी जगह पे एक तरीके से वॉक करते हो, उसका बेनिफिट अलग हो जाता है। आयुर्वेद में कहा कि जब भी आपको चलना है, आपकी नजर मतलब कि पैरों से 5 या 6-10 फीट आगे होनी चाहिए और फिर आप चलो। आप 10 डेज के लिए आप सिंपल स्टेप आप उस चीज को फॉलो करो और आप इधर उधर 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 4 जगह पे अपनी चारों दिशाओं में अपना ध्यान रख के सब कुछ देख के आप वॉक करो। आपका जो बॉडी का एनर्जी जो कंजर्वेटिव जो पूरा एक उसमें स्कैटर्ड हो जाती है। आप 10 जगह पे देखते हो, एक दिशा में फोकस के साथ जो चलते हो उसकी इफेक्ट अलग है। अच्छा, पूरी बॉडी की इफेक्ट बन जाती है। आप वहां 10,000 स्टेप वाली बात ही नहीं, मैं 1000 स्टेप में भी वहां सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, मेरा व्यायाम पूर्ण हो जाता है। और मैं ऐसे मोबाइल पे भी बात कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने बोला ना कि व्यायाम ऐसा है कि जो आपकी बॉडी और मन को स्थिरत्व दे। जो स्थिरत्व नहीं देता वो व्यायाम है ही नहीं। दैट्स ट्रू। ठीक है, आप जैसे कि चलने की बात कही तो अब खाली पेट कई लोग ऐसे भी खाना खाने के बाद वॉक करने की नहीं रात करते, को नहीं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, अष्टांग हृदय में तो सूत्र है, खाने के बाद ज्यादा अगर कोई मेहनत करता है, चलता है, व्यायाम करता है तो उसको उसकी मौत पीछे पीछे परछाई की तरह आती है। ये स्पेसिफिकली कहा है। तो कितना चलना चाहिए? 100 स्टेप, 200 स्टेप, इट्स ओके। लेकिन खाने के बाद अगर आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो आपकी बॉडी को हार्म करेगा, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत साइंस है। व्हेन यू हैव फूड, स्टमक नीड मोर ब्लड फॉर डाइजेशन। आपका पूरा एनर्जी वहां फोकस है और साइमल्टेनियसली आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हो, 2 किलोमीटर चलते हो, पूरी बॉडी का पसीना बहाते हो, तो फुल होल बॉडी गेटिंग द ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू दैट एक्सरसाइज। ठीक है, फिर क्या करेगा बॉडी कि वो खत्म होने के बाद रेस्टिंग मोड में जब बॉडी आएगा 30 मिनट्स बाद पूरा ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी फिर से फोकस होगा और वो पचाएगा। लेकिन कंडीशन कैसे होगी? आपकी कंडीशन ऐसी होगी कि आपने कोई स्टोव पे रोटी को पकाने के लिए रखा है, गैस चालू करके, ठीक है, और फिर आपने 10 मिनट बाद उसको बंद कर दिया, फिर 10 मिनट बाद फिर से शुरू किया, तो रोटी कैसे पकेगी? यू नो वेल। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में भी ऐसा है। तो खाने के बाद जो वॉक करने की जो मेथड है, ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से 200-300 आधा किलोमीटर तक ठीक है। 2-3 किलोमीटर आप चलो वो गलत है। आपको व्यायाम करना है, आपको 10,000 स्टेप या कुछ भी चलना है, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा है, तो आप खाली पेट करो, वो सबसे बेस्ट है। चाहे आप शाम को करो, चाहे आप सुबह में करो, लेकिन खाली पेट करो। ओके। हमने नी पेन का जो डिस्कस किया तो काफ़ी हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे जिसमें विमेन को जो पेन होता है अर्ली 40s या 50s में, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की, लोग उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। तो वो नॉर्मल नी पेन से क्या अलग है? और अगर अलग है तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? कि ये वुमेन को जो आजकल ऑलमोस्ट, और ये कहा जाता है कि इस हद का ऑस्टियोपोरोसिस आता है कि शायद वो छींके भी तो भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस लेवल का उनको तकलीफ रहती है और इट इज नोन एज अ साइलेंट डिजीज। यूएस के किसी आर्टिकल में हमने देखा था, इट इज नोन एज अ साइलेंट डिजीज। तो ऑस्टियोपोरोसिस और नॉर्मल नी पेन में डिफरेंस क्या है, अगर आप हमें बता पाए तो? देखिए, नी पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिलेटेड अगर है, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस दैट कंप्लीट डिफरेंट। ऑस्टियोपोरोसिस में ओवरऑल एक बॉडी का सार्वदेहिक डिजीज को बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी बोन की जो कॉम्पैक्टनेस है वो कम हो जाती है, आपके जो बोन है वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके जो सिम्टम्स हैं वो भी काफी अलग है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस अगर बहुत ज्यादा हद तक वो चीजें जब बढ़ता है ना, तो उसके सिम्टम्स में आपको क्या रहेगा कि आपकी जो हाइट है उसमें भी फर्क आता है। अच्छा, 100%। फिर आपकी जो बॉडी के जो साफ्ट वाले लॉन्ग बोन जिसको बोलते हैं, उसके साफ्ट में आपको ऐसा लगेगा कि पूरा मुड़ रहे, हड्डियां मुड़ती है। तो जो पोस्चर है बिल्कुल नेचुरली चेंज हो जाए। आपकी जो स्पाइन है उसकी भी पोजीशन कई लोगों को काइफोसिस कोलियोसिस टाइप का होने लगता है, या नॉर्मल कहीं ना कहीं वो पोजीशन चेंज हो जाती है। तो वो बोन डेंसिटी के साथ कनेक्टेड है कि कैल्शियम का जो पर्टिकुलरली उसका डिपोजिशन जो, क्योंकि हमारे हड्डियों में ऑस्टियोक्लास्ट और ब्लास्ट 2 तरह की एक्टिविटी होती है और उसका कनेक्शन हमारे हार्मोन्स के साथ भी है। पैराथायरॉइड हार्मोन काफी उसमें अच्छा सा प्ले करता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रीजनरेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है और डीजनरेशन बढ़ जाता है। तो आपकी जो बोन है एक तरह के फ्रेजाइल हो जाएंगे, उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है वो नहीं रहेगी। उसके कारण क्या होता है कि एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर हो जाता है बोन में, तो कुछ भी थोड़ा भी लगा और फ्रैक्चर हो जाए। तो ऑस्टियोपोरोसिस आप जो बोल रहे हो काफी
एक तरह का डिजेनरेटिव डिजीज ही है आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंप्लीटली डिफरेंट है। और जो पेन जो है, जरूरी नहीं कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले को नी पेन होना ही होना है, इट्स नॉट कंपलसरी। उसके जो सिम्टम्स आपको जो मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। और मैंने आपको कहा कि जैसे DSA करके एक टेस्ट आता है जो आपकी पूरी बॉडी का एक तरह का टेस्ट है कि भी कॉम्पैक्टनेस कितनी है, आपका कैल्शियम कितना है, आपका विटामिन डी कितना है, वो पूरा एक रिकॉर्ड्स हम देख के फिर देखते हैं। कई लोगों को कैल्शियम की, न्यूट्रिशनल, विटामिन डी की और डेफिशिएंसी के कारण, उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में आयुर्वेदा में चिकित्सा बहुत सुपर लेवल पे बताई है, 100%। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी मस्कुलोस्केलेटल, नर्वस सिस्टम, बोन के रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, उसमें आयुर्वेदा का पंचकर्म का सिस्टम सुपर काम करता है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूँ तो आयुर्वेद में पंचतिक्त क्षीर बस्ती कहा है। तो पंचतिक्त क्षीर बस्ती ध्रुत में पूरा बना के अगर कोई व्यक्ति को 21 डेज का पूरा कोर्स किया जाए तो उसका जो टेस्ट है, जो डैक्सा टेस्ट है, उसमें भी फर्क आता है और आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचुरल कैल्शियम आप लो, जो भी कैल्शियम सप्लीमेंट, उससे ही आप ऑस्टियोपोरोसिस वो कर सकते हो। सेकेंड क्या है कि फीमेल में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन थोड़े गड़बड़ हो जाती है, उसके कारण भी काफी उसमें इम्पैक्ट आता है। अच्छा। और उसमें आप मेल में देखोगे ना तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम आएगा, फीमेल में शायद ज्यादा आएगा। क्योंकि अस्थि धातु जो है ना आयुर्वेद में अलग अलग, हर एक जब गर्भ संस्कार में बच्चा का जब जन्म होता है, निर्माण होता है, तो अलग अलग भाव बताए हर एक अंग और अंगावयव के, मातृज भाव, पितृज भाव। तो अस्थि धातु है वो पितृज भाव के कंट्रोल में है। तो मेल को ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा सा कंपेयर टू कम होता है। अच्छा। और फीमेल को थोड़ा सा ज्यादा होता है पर्टिकुलरली। अच्छा। तो एक नेचर ने ही एक इस तरह से डिजाइन की। आप बोलते हैं ना कि कोई आग्नेय तत्व है, कोई सौम्य तत्व है, तो उसी तरह से अस्थि धातु वो पितृज भाव में आती है। अच्छा। और वो बाकी के जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो आपको मातृज भाव में आता है। वो एक अलग टॉपिक है, गर्भ संस्कार और आयुर्वेद की जो पूरा निर्माण जो हमारा होता है, बीबी का जन्म होता है, तो उसके हिसाब से। तो हार्मोनल एक पार्ट है, एक नेचुरल जो प्रकृति का है रोल है, एक ये पार्ट है। तीसरी चीज आयुर्वेद में पंचकर्म में जैसे बताया कि तिक्त क्षीर बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। नॉर्मल बस्ती, ऑयल जो बस्ती है, उसका भी बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि बस्ती चिकित्सा एक ऐसी चीज है कि आप क्या कर रहे हो कि कॉलम में वो जो भी मेडिसिन है, ऑयल है या क्षीर है, उसको आप रखते हो। तो जैसे आप ओरली कोई चीज खाते हो और उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है पूरी बॉडी में, एक न्यूट्रिशनल नर्चरिंग मिलता है, आपको बेनिफिट होता है हर एक टिश्यूज से। उसी तरह से कॉलम में कोई मेडिसिन जब पड़ी रहती है, चाहे क्वाथ फॉर्म में हो, चाहे ग्रिप फॉर्म में हो, क्षीर के रूप में हो, ऑयल के रूप में हो, कैसे भी फॉर्म में हो, डिकॉक्शन के फॉर्म में हो, वो पूरी बॉडी में इफेक्ट करती है। उसका भी एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो एनिमा की जो प्रोसेस है, आयुर्वेदा की जो बस्ती चिकित्सा है, लाइक एनिमा इंग्लिश में अगर मुझे कहा जाए, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें अभ्यंग स्वेदन यानी मालिश करते हैं, स्टीम देते हैं, फिर उसके साथ ये चीज देते हैं। अगर ये कोर्स आप कंटिन्यूस करते हो तो बोन के अंदर डायरेक्ट उसका एब्जॉर्प्शन होगा और उसको आपको हेल्प करेगा। तो जितने भी ऑस्टियोपोरोसिस वाले हैं उनको तिक्त क्षीर बस्ती कंपल्सरी लेनी चाहिए। उसके रिजल्ट काफी इफेक्टिव है और अच्छे हैं। 21 डेज का अगर कोई कोर्स करता है तो उसमें काफी उसके इंप्रूवमेंट आएंगे, अलॉन्ग विद मॉडिफिकेशन इन द लाइफस्टाइल, अलॉन्ग विद द नेचुरल कैल्शियम प्रिपरेशन। आयुर्वेदा में बहुत काफी सारी नेचुरल कैल्शियम प्रिपरेशन है, गोदंती बस है, कुकुड़ंतों का है, प्रवाल पिष्टी है, बहुत सारी ऐसे है जो नेचुरली आपको अस्थि श्रृंखला का जो हमारा जो प्लांट होता है, इसमें अस्थि श्रृंखला धृत जो आपकी कंपनी बनाती है, जो मैं खुद यूज करता हूँ। क्योंकि घी के मामले में मैं आपको बता दूं, देयर आर फ्यू कंपनी, ऐसा में कोई ट्रस्ट ही नहीं कि जो अच्छे घी निर्माण करती हो। क्योंकि घी का बनाने की मेथड्स की बात तो अलग है, प्योर फॉर्म में आप यूज करते हो नहीं। जब उसका जो बेस है वही अगर आपका प्योर नहीं है तो क्या करोगे। अब जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव में है या ऑस्टियोपोरोसिस है, वो अस्थि श्रृंखला घृत 5 चम्मच एवरी डे मिल्क के साथ अगर वो लेते हैं, अगर आपको मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क आपको नहीं अच्छा लगता है, या नॉर्मली लेते हैं डायरेक्टली या दाल के फॉर्म में, या चावल का अपना जो है चावल का पानी उसके वगार के उसमें डाल के, या ड्रमस्टिक के सूप में डाल के, कैसे भी अगर वो लेते हैं तो वो इतना बेस्ट काम करेगा कि कोई नेचुरल कैल्शियम
कोई भी प्रिपरेशन उसके कंपेयर में 100 टाइम्स ज्यादा काम करेगा, क्योंकि घी की जो परमेबिलिटी है, उसका जो पेनिट्रेशन है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, वो आयुर्वेद में योगवाही गुण की तरह बताया, एकदम फास्ट, अभी किया और अभी रिजल्ट आया, लाइक वैसा। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में आप अकॉर्ड करो। आप जैसे कहा ना कि भाई डाइट में, न्यूट्रिशन में क्या कर सकते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस को अस्थि श्रृंखला घृत ओटीसी प्रोडक्ट की तरह यूज करना चाहिए, कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा। बस एक ही उसका सिंपल है कि आपको डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा है और आप उसको लेते हो। आप सुबह में चाय नाश्ता करते हो, उसकी जगह पे 1 कप दूध के साथ चावल के पानी से 4 चम्मच अस्थि श्रृंखला घृत ले लो और आप 60 डेज का कोर्स करो एंड देन यू सी द रिजल्ट। क्योंकि हमारे भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है ना, जितने भी तत्व है वो सारे तत्व नेचुरली प्लांट में रखे हुए, कहीं ना कहीं चाहे एनिमल्स के प्रोडक्ट्स में रखे हो, नेचुरल प्लांट्स के फॉर्म में रखे। और आयुर्वेदा क्या करता है, हर एक तत्व का, वो प्लांट का, हर जगह का, हर द्रव्य का यूज करते अलग अलग प्रिपरेशन बनाते, चाहे तेल के रूप में हो, चाहे घी के रूप में हो, और उसको जब आप कंज्यूम करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार है, बहुत शानदार। तो अस्थि श्रृंखला धृत है, अश्वगंधा धृत है। अब जैसे फीमेल में शतावरी धृत है, आपका मेनोपेज की कंडीशन है, ठीक है, तो आप शतावरी धृत लो। शतावरी धृत नॉर्मली रिप्रोडक्टिव और उसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। शतावरी धृत आपको एसिडिटी में भी काम करेगा, आपको हड्डियों बोन में भी काम करेगा, नेचुरल सप्लीमेंट के लिए भी काम करेगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस में भी काम करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, 1-1 महीने का कोर्स कर लो। 1 महीने आपने शतावरी धृत का किया, 1 महीने आपने पंचतिक्त घृत का किया, 1 महीने अश्वगंधा का किया। तो 1-1 महीने के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने ही लगेंगे, डेफिनेटली आएंगे। लेकिन कोई भी प्रोसेस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर। तो इसमें तरीके इतने अच्छे और सुलभ है कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो मैं नहीं मानता हूं कि इंडिया के अंदर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी एग्जिस्ट भी कर सकती है। और गवर्नमेंट को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें फ्री होती है, पंचकर्मा जैसे। नॉर्मल प्राइवेट में आपको थोड़ा महंगा होता है, सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसको एक कैंपेन की तरह रन करें कि 50 के बाद अगर आप इतने क्राइटेरिया, आपको ये प्रॉब्लम है तो ये क्रिया है आपको साल में 1 बार करानी ही करानी। तो डेफिनेटली उससे आपकी हेल्थ इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स सब तरह से बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। आयुर्वेदा को अडॉप्ट करना, आयुर्वेदा के पीछे पैसा खर्च करना भी एक समाज सेवा है, अगर सच बताओ, क्योंकि पूरी इकोसिस्टम इसमें एक सर्वाइव होती है। तो सर काफी आपने जो आंसर्स हमें बताए या फिर पेन के रीजंस बताए, सॉल्यूशंस बताए, इसमें आपने एक वर्ड का काफी जिक्र किया और वो आयुर्वेद में यूजुअली हम सुनते हैं, जिसे कहते हैं पंचकर्मा। तो पंचकर्मा का स्पेसिफिकली हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए पेन वगैरह में, उसका मेटाबॉलिज्म या कहे या मैकेनिज्म इस पंचकर्मा का क्या रहता है, किस मैकेनिज्म से हम इस प्रॉब्लम से क्योर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा समझा पाए तो। फाइन। देखिए आयुर्वेद में जितने भी हम आज का जो हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल नर्वस सिस्टम, वो वात व्याधि के अंदर पे आता है। और वात व्याधि की जो चिकित्सा है वो स्नेहन स्वेदन आयुर्वेद में कहा है, ठीक है, अभ्यंग स्नेहन स्वेदन, वो सारी चीज इसमें है। और उसमें एक पंचकर्मा का एक पार्ट है। और पंचकर्म की जब बात करें तो उसमें वैसे तो मुख्य 5 कर्म है, लेकिन बहुत छोटे मोटे उपक्रम भी इसमें आ जाते हैं, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्त मोक्षण, अभ्यंग स्वेदन, पत्र पिंड आता है, ठीक है, शिरोधार आता है, बस्ती चिकित्सा है, सारी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब उसकी मैकेनिज्म की अगर आप बात करते हो तो उसमें 2-3 चीज मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। कि मान लो कि आपने सुना कि आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, और साइटिका के अंदर पंचकर्म में बोलते हैं कटी बस्ती करवाते हैं। तो कटी बस्ती का रोल बेसिकली क्या है, साइटिका में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो 2 वर्टिब्रा के बीच में जो आपकी जो गद्दी है, वो कहीं ना कहीं उसका एन्युलस फाइब्रोसिस वाला जो पार्ट है टूट जाता है, टीयरिंग या वियरिंग। और मॉडर्न में क्यों कहा जाता है कि भी आपकी गद्दी सूख गई है या ड्राई हो गई है, ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो जो ड्राइनेस के कारण वो आपकी जो फट गई, तो एन्युलर टीयर के कारण जो आपके जो इंटरनल एन्युलस पल्पोलस का जो पार्ट है, जो स्पॉन्जिस पार्ट है, वो कहीं ना कहीं प्रेस करके वो बाहर आता है। और अल्टीमेटली आपकी जो नर्व बाइलेटरल जो नर्व निकलती है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रेस करता है और पूरा साइटिका का प्रॉब्लम आती है। तो जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम इनिशियली नहीं है, तो उसको हम आयुर्वेद में उसको अनुलोमन चिकित्सा के थ्रू थोड़ा सा पर्गेटिव वगैरह देके पहले पेशेंट को ठीक करते हैं, फिर कटिबस्ती करते हैं। तो कटिबस्ती में क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली आप उड़द के आटे की जब उसमें करके और गर्म ऑयल कॉन्स्टेंटली 30 मिनट तक आप वहां डालते हो,
तो ग्रेजुअली उसका ऑयल का एब्जॉर्प्शन होता है और जो इसकी जो ड्राइनेस है उसको खत्म करेगा। अच्छा। ठीक है, तो उसका जो रोल है उस तरह से है। नॉर्मल जब हम मालिश जो करते हैं और जो शेक करते हैं, पुटली करते हैं, जो मसल्स की जो स्टिफनेस है उसमें गर्म पुटली एक स्वेदन का पार्ट है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ टिश्यूज में नर्चरिंग भी मिलता है। जो ड्राइनेस हो गई है इसमें जब ऑयल जाता है स्निग्ध, उसका भी फायदा है। और आयुर्वेद में व्याधिवादी की चिकित्सा में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। ये कहा कि अगर सूखी कोई लकड़ी है, कोई डंडा है लकड़ी का, उसमें एक एक ड्रॉप्स ऑयल अगर आप डालते हो 30 डेज के बाद अगर आप उसको मोड़ोगे तो पूरा वो मुड़ जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर सूखा है बिल्कुल ऑयल डाले बिना आप उसको अगर मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। तो जब निर्जीव चीजों में ये चीज होती है तो हमारा तो ह्यूमन का जीवित शरीर है, तो जीवित शरीर में क्या नहीं हो सकता है, इसमें जो ऑयल का ऑब्जर्वेशन में क्या क्या नहीं कर सकते। और हमारी जो बॉडी है आप सोचो जरा, 70% फैट है, उसकी आप सेल्स की आप दीवारें देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल और फैट से बनी हुई है। तो आयुर्वेद का जो स्वेदन का जो स्नेहन का जो महिमा है वो इस लेवल तक है कि आपकी, और आप देखो जैसे जैसे यंग ओल्ड एज होती है तो सारा बॉडी हमारा फ्रेजाइल हो जाता है, सारी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आती है और एक पूरी बॉडी में स्टिफनेस आता है। बच्चा जब जन्म रहता है तो उसका बॉडी देखो यार, उसको कभी फ्रैक्चर नहीं होता है, वो रबर की तरह होता है, कार्टिलेज कितने वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। उस तरह से अगर आपको मेंटेन करना है तो पंचकर्म की जो क्रियाएं है, आयुर्वेद के जो उपक्रम है, उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको आप एडॉप्ट करो। और ऐसा नहीं कि आप एवरीडे एडॉप्ट करो, साल में ऐसा करो कि अपनी जो गाड़ी की जो सर्विसेज कराते हो तो साल में महीने में एक बार आप करवाओ। बस्ती ले लिया, विरेचन ले लिया, तो वो आपको ओवरऑल आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी मेंटेन में काफी उसका रोल है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, वो कैसे काम करता है। जैसे आप ओरली लेते हो और फैट्स और लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है, मैं प्योर फैट्स और प्योर लिपिड की बात कर रहा हूँ, अशुद्ध की बात नहीं करूंगा क्योंकि अगर वो फिर अलग टॉपिक पे चला जाए, आप बोलेंगे भाई घी से कोलेस्ट्रॉल होता है, तेल से, और अशुद्ध तेल और घी से होता है, शुद्ध से नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक तरह का एब्जॉर्प्शन होकर बॉडी के इसमें नर्चरिंग और टिश्यू देता है। उसी तरह से बस्ती चिकित्सा में जब अलग अलग बस्ती आयुर्वेद में कही, यापन बस्ती है, मात्रा बस्ती है, स्नेह बस्ती है, क्वाक बस्ती है, शोधन बस्ती है, स्नेहन बस्ती है, अलग अलग बस्ती कही है। तो बस्ती चिकित्सा को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा का है, 50% चिकित्सा वो बस्ती है। तो जितने भी मस्कुलोस्केलेटल नर्वस सिस्टम की जो डिजीज होते हैं उसमें बस्ती काफी इफेक्टिव है, क्योंकि वहां जो भी द्रव्य के रूप में जो औषधि पड़ी हुई, चाहे तेल के रूप में हो, चाहे क्वाक के रूप में हो, कैसे भी, अगर मिल्क के रूप में, घी के रूप में, वो पूरे कॉलन में स्लोली एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट आता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आके उसकी हेल्प करता है। तो उसकी जो पंचकर्म की जो मैकेनिज्म आपने जो कहा कि बॉडी को इलास्टिसिटी को करना है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका जो कंटेंट है, वो जो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, जो स्नेहन हम बोलते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में। तो आप उसका मोड ऑफ एक्शन ही ऐसा है। जब कटी बस्ती करते हैं, कॉन्स्टेंटली गर्म तेल आप 30 मिनट तक वो करते हो, तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, लकड़ी का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको स्टोन का दिया कि ग्रेजुअली जब ऑयल वहां रहता है, आप रोज आप मालिश करते हो तो उसका ग्रेजुअली एब्जॉर्प्शन होता है और टिश्यूज की उसको नर्चरिंग देता है, न्यूट्रिशन देता है, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, उसकी डेंसिटी को मेंटेन करता है। तो वो और पर्टिकुलरली सिर्फ घी और तेल की बात नहीं है, उसमें तो आप क्या करते हो, औषधि गुण सिद्ध तेल और घी की बात कर रहे हो, तो उसके जो गुण होंगे वो भी उसको पेनिट्रेट होकर उसको बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ एक चीज नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि कोई स्किन डिजीज वाला पेशेंट है तो उसको वही घी और तेल हम अलग एप्लीकेशन के यूज करते हैं, क्योंकि उसके फॉर्मेलिटी इसमें चेंज हो गई, तो हम अलग तरीके से उसको यूज करेंगे तो उसको अलग इफेक्ट आती है, वो औषधि उस तरह से वर्क करती है। तो उसका मोड ऑफ एक्शन जो मैकेनिज्म है उस तरह से काम करता है। विरेचन में क्या करते हैं हम, विरेचन जनरली डिटॉक्स की प्रोसेस में कहा जाता है, लेकिन नॉर्मल किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदा अगर विरेचन कराता है तो उसके लिए भी फायदा है, क्योंकि इसमें 4 दिन जो स्नेहपान की पद्धति है, 5 दिन की, आयुर्वेद में 3 से लेकर 7 का है, लेकिन नॉर्मल एवरेज अगर 5 दिन पकड़ते हो तो 5 डेज अगर कोई भी आप डाइट नहीं लेते हो और नॉर्मल लिक्विड सेमी सॉलिड के डाइट के साथ पर्टिकुलरली घी कंज्यूम करती हो 30 ml से शुरू के 150 ml तक, तो पूरी बॉडी का स्नेहन तो होना ही होना है। आप ऐसा समझ लो कि पूरी एक मिट्टी का एक 10 स्क्वायर फीट का एक जगह है, बिल्कुल ड्राई है, और आप एक ही जगह पे पानी डालते हो, एवरी डे 1 गिलास पानी एक ही जगह डालते हो, 1 महीने के बाद या 15 डेज के बाद वो पूरी मिट्टी गीली हो जाती है। आपने तो डाला एक ही जगह। तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, जो फिजिक्स में, बायोफिजिक्स में, आपने मेडिकल साइंस में, तो ऑस्मोसिस के थ्रू पूरा बॉडी एक तरह से कनेक्ट है, एक एक सेल्स हमारे कनेक्ट है।
पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में वो चीज आती है और उस तरह से वो टिश्यू को नर्चरिंग करती है। और अलग अलग पंचकर्म की पद्धति है, पर्टिकुलरली एक चीज नहीं है। जैसे कि रोमेटिज्म के पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जिनकी सूजन ज्यादा है, तो वहां उपना और लेप की चिकित्सा करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ जो एंटी इंफ्लामेटरी जो औषधि है उसको पर्टिकुलरली गर्म करके लेप करके वहां डाल के फिर वो पत्ते से उसको बांधना। तो वहां क्या है कि जो हॉट फॉर्मेंटेशन की प्रक्रिया बोलते हैं उसको, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन वहां कांस्टेंट वहां इंप्रूव होगा और जो औषधि के गुण हैं वो भी पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब होकर उसको वो काम करेंगे। तो उस तरह से उसकी स्टिफनेस इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो कटिबस्ती चाहे हो, जानुबस्ती ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात है तो उसमें जैसे साइटिका में कटिबस्ती करते हैं या हम जानुबस्ती करते हैं, उसका भी एक इसी तरह से काम होता है। लेकिन आपका हर एक जो प्रक्रिया है उसमें राइट चॉइस, राइट पेशेंट सिलेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर यहाँ गलती करेगा तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर अल्टीमेटली आप पंचकर्म को आयुर्वेद को दोष नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो? अब मान लो कि 150 किलो का है, मैं कितनी भी जानुबस्ती करा लूं, उसका रिजल्ट टेम्पररी ही रहेगा, आपको परमानेंट कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका वहां एक सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर उसका वेट है। एवरीडे जब भी जो उसको वो चलता है तो कितना भी आप उसका रीजनरेशन करो, उसका डिजनरेशन की प्रोसेस हमेशा फास्ट रहेगा एज के साथ साथ उसका वेट। अगर मान लो कि आपने कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक नहीं किया है, आपका न्यूट्रिशन वगैरह ठीक नहीं है, आप कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हो, आपकी जो कुछ पोजीशन है वो करेक्ट नहीं है, लाइफस्टाइल का आपकी करेक्ट नहीं है, तो आप कितना भी पंचकर्म करवा लो वो फिर फायदा नहीं करता है। तो हर एक पंचकर्म की एक स्पेसिफिक, जैसे वमन की एक प्रोसीजर है वो स्पेसिफिक इसमें कम होती है, लेकिन जो कफ वाले रोग है उसमें वमन नॉर्मली होता है। सोरियासिस है या कफ के मोटे लोग हैं उनके लिए वमन होता है। लेकिन नॉर्मली जितने मस्कुलोस्केलेटन के सिस्टम के नर्व सिस्टम में उसमें विरेचन है, अभ्यंग स्वेदन है, उपना है, पोटली है, बस्ती है, कटिबस्ती है, जानुबस्ती है, वो सारी तरह की क्रियाएं उसमें इसमें हेल्प करती है। कई लोगों को इन्फ्लेमेशन स्टिफनेस है, उसमें अग्निकर्म बहुत अच्छा रोल है, रक्तमोक्षण का एक बहुत अच्छा रोल है, एकदम क्विक पेन रिलीव करता है वो। तो ये सारी पूरी एक्शंस, मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से आयुर्वेद में वो काम होता है। थैंक यू सर, आपने काफ़ी हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था पेन वाला थोड़ा एक लेमैन टर्म्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए एकदम, और अपनी लाइफस्टाइल में भी काफ़ी कुछ चेंजेस कर पाएंगे। कुछ हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको पूछना चाहेंगे। एक हमारे व्यूअर है जिन्होंने कहा है कि वो अभी अपने अर्ली 30s-40s में है एंड वो अपना खुद का घर वगैरह फैमिली सेटअप कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरा मैट्रेस सिलेक्शन, जो गद्दे हम लोग लेते हैं, विल दैट अफेक्ट माई बैक पेन? मतलब वो क्या, अगर मैं अच्छा मैट्रेस ना लूँ या अच्छा मैट्रेस लूँ तो उससे क्या मुझे बैक पेन डेवलप हो सकता है, या है तो अच्छा हो सकता है, क्योर हो सकता है? तो ये एक उनका क्वेश्चन था, कैसे मैट्रेसेस अगर हम ले तो अच्छे, या किस हमारे लाइक उस पे सोए कि हमको बैक पेन ना हो। देखो, मैट्रेस की बात करूँ तो डेफिनेटली उसका कनेक्शन है, आपकी बॉडी की पोस्चर को भी वो ठीक करता है जब आप सोते हो तो, और उसका बैक पेन के साथ भी कनेक्शन है। लेकिन ओवरऑल ये कहा जाता है, बहुत कंपनियां अलग अलग तरह से उसके मार्केटिंग करती है कि भी हमारी ये लेयर है, आपकी पोजीशन के हिसाब से उसको ये करता है वो करता है, वो दैट्स फाइन। लेकिन कॉमन फंडा उसका ये है कि आप मिनिमम 42 डेंसिटी वाला आपका होना चाहिए, 42-43। अच्छा, ठीक है। 32 डेंसिटी वाली अगर कोई चीज है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत करेगी। आपको अगर सोफा भी अगर आप बैठते हो और बैठने से अंदर आप घुस जाते हो, फॉर एग्जांपल, वो 32 में क्या होता है वैसा ही होता है। 42-50 की डेंसिटी के आसपास जितनी भी चीज है ना, तो उसका मैट्रेस एकदम, आप बैठो भी रहोगे तो एकदम सॉफ्ट भी रहेगा, लेकिन एकदम अंदर तक नहीं जाओगे। ऐसा रहेगा कि एकदम पूरा आप स्ट्रेट हो। तो आपको हार्ड पूरी सरफेस भी नहीं चाहिए और आपको एकदम सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, इन मिडिल वाला है। तो कोई भी कंपनी का लो 42 से नीचे कभी भी नहीं करना डेंसिटी। हाँ, 42 या उसके अबव। अभी जिसकी बहुत सारी कंपनी 52 डेंसिटी की भी वो देती है। तो 52 डेंसिटी में क्या, जब आप बैठते हो तो आपको स्पॉन्ज लगता है, लेकिन आप जब सोते हो तो थोड़ा हार्ड होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वो होता है, लेकिन मिनिमम 42 से कभी आप नीचे नहीं जाना चाहिए सकते। एक और सर हमको क्वेश्चन आया था कि घर पे हमको कोई इंजरी हुई है तो हाउ टू टेक अ कॉल कि आइस पैक यूज करना है या हॉट वाटर बैग यूज करना है, क्योंकि डॉक्टर्स दोनों सजेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर गाइडेंस, लेकिन क्या यूज करना चाहिए किस तरह के रोग में, कि कब आइस पैक यूज करें कब हॉट वाटर बैग यूज करें? देखो, नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई चीज आपको लगी है फॉर एग्जांपल, और हिमेटोमा जैसे इंटरनल थोड़ा सा इंजरी ब्लड के कारण कुछ हुआ है और वो है, उसके कारण आपको सूजन आई है और उसके कारण स्टिफनेस है, तो बेटर है आप थोड़ा सा वहाँ आइस पैक लगाओ। मान लो कि आप कई चीज को में जल गए हो, कोई गर्म चीज आपकी आ गई
या कोई ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर के कारण कोई चीज़ है, तो वहाँ आपको पर्टिकुलरली ये आइस पैक वगैरह काम करेगा। जो डिजेनरेटिव चेंजेस है उसमें आपको ऑयल के साथ लिक्वॉर्म मतलब गर्म चीज काम करेगी, ठीक है। अब मान लो कि कोई सूजन वाली स्थिति है, रोमेटिज्म की पर्टिकुलर कंडीशन है, तो वहाँ हॉट फर्मेंटेशन का है, और हॉट फर्मेंटेशन भी ऑयल वाला नहीं, सूखा। तो सूखे में आपको क्या करना है, वालुका यानी कि मिट्टी, अजवाइन और अपना सेंधा नमक वो डाल के पोटली बना दो और फिर आप उसको हॉट फर्मेंटेशन करो। तो कोल्ड एंड वेट वाला चीज है, कई प्रोसेस में ऐसा है कि आप 5 मिनट कोल्ड करो, 5 मिनट गर्म करो, तो वो भी आपको उसमें हेल्प करता है। तो आपकी कंडीशन क्या है, इंस्टेंट एक्यूट वाली कंडीशन है या क्रॉनिक वाली कंडीशन है, दोनों को हिसाब से देख के आपको वो चीज करनी पड़ेगी। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन कभी भी वो फाइनल कॉल नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अच्छा, आपको डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ इंटरनल जो चीजें हैं, कैसे बनी है, क्या उसके रीजन है, उसको फाइंड आउट करके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आप दोनों में जाओगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आप जैसे कि नॉर्मल कुछ भी नहीं है और आपको नॉर्मल स्पाज्म हो गया, तो उस केस में आप जैसे कोई लीव्स है, सहजन की लीव्स है, नगोड़ के पत्तर है, अकड़ा जो बोलते हैं अर्क के पत्र है, फिर अपना एरंड जिसको बोलते हैं एरंड वगैरह उसके पत्र है, उसको लीव्स वगैरह थोड़ा सा लहसुन में फ्राई करके उसकी पोटली बना के और ऑयल में डिप करके वो भी आप ले सकते हो। तो हॉट एंड कोल्ड वाली जो फर्मेंटेशन वाली है, वो कंडीशन आपकी किस लेवल पे क्या है उस पर वो काम करता है, ठीक है, नॉर्मली। ठीक है सर, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गाइडेंस। आपने जो हमें काफ़ी नॉलेज दिया, प्रॉब्लम्स पे भी, सोल्यूशन पे भी, एक अप्रोच पे भी, लाइफस्टाइल पे पंचकर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे पॉडकास्ट को अगर सम अप करूँ तो मुझे एक ही लाइन दिमाग में आती है कि शायद डॉलर्स, रुपीस, करेंसी कम कमा लेंगे तो चलेगा, लेकिन मसल करेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शायद यही हम लोग इस पॉडकास्ट की अगर टैगलाइन में देना चाहो तो।